स्टूडेंट्स, वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने आपके लिए स्ट्रेट लाइन इंट्रोड्यूस किया था। स्ट्रेट लाइन इंट्रोड्यूस करने पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है स्लोप। तो हमने स्लोप को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी थ्योरेटिकल लैंग्वेज दी थी, कॉन्सेप्ट समझाई थी, हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आज थोड़ा सा स्लोप पर प्रॉब्लम दे करके हम आज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पर हम आपको ले जाएंगे। लेकिन बेसिकली लास्ट लेक्चर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था कॉन्सेप्ट समझाने में ही, तो हमने स्लोप पर प्रॉब्लम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो आज हम 5-7 प्रॉब्लम, ये 6 प्रॉब्लम जैसे लिखे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि स्लोप जो भी हमने पढ़ा है वो हमारा कन्फर्म हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है A 7,3, B 3,0, C 0,-4 and D 4,-1 are the vertices of quadrilateral ABCD। थोड़ा हमने सिंबॉलिकली लिख दिया बेटा, स्पेस कम होता है इस चक्कर में। So that quadrilateral formed by midpoints of ABCD is a parallelogram। अगर इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट से हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएं तो हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम होगा। वैसे तो आपने छोटे क्लास में ज्योमेट्री में ये थ्योरम भी पढ़ा होगा, ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज़ ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे प्रॉब्लम की हेल्प से। तो हम एक रफ फिगर बना देते हैं। एक हमने ऐसा ही अपना कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया, एक रफ फिगर है ये पॉइंट सपोज ये, जहाँ दिल करे बस साइको आप कंटिन्यूएशन में रखना, जंपिंग नहीं करानी है। A B C D ऐसे नहीं, आपको जैसे भी देना है वैसे आप एक साइक्लिक ऑर्डर में नेम दे दीजिए। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए इसने 0,-4 एंड D के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-1। अब इनके मिड पॉइंट्स होंगे। हमने मान लिया AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है एंड CD का मिड पॉइंट सपोज हमारा R है एंड DA का मिड पॉइंट सपोज S है। हमें प्रूफ करना है PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। PQ को हमने ज्वाइन किया, QR को हमने ज्वाइन किया एंड SR को हमने ज्वाइन किया एंड SP को हमने ज्वाइन किया। हमें प्रूफ करके देना है कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। वैसे तो क्लास 10th में भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, पैरेललोग्राम हम प्रूफ किए होंगे। क्या किया होगा आपने? P के कोऑर्डिनेट्स निकाले होंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स, R के कोऑर्डिनेट्स एंड S के कोऑर्डिनेट यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। इसके बाद PQ डिस्टेंस निकाल दी होगी, डिस्टेंस फार्मूले से SR डिस्टेंस निकाल दी होगी। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ गई फिर आपने क्या किया होगा, SP और R³ निकाला होगा, ये भी बराबर आ गए तो अपोजिट साइड्स की अगर लेंथ बराबर आती है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ये हो जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बट यहाँ टीचर हो सकता है थोड़ा सा क्लेवर हो जाए, आपके लिए क्या दे सकता है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। वैसे 11th का मेथड इजी भी है, 10th के कंपैरिजन में कम समय लेगा। P के कोऑर्डिनेट्स निकालिए बेटा, मिड पॉइंट, तो ये आपके लिए छोटी सी बात है, एक हम करके दिखाते हैं फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे। 7 + 3/2 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारा 3 + 0/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपके 5 आ जाएंगे एंड 3/2 आएंगे। तो एक हमने P का निकाल दिया। अब बाकी के हम जो हैं डायरेक्ट निकालेंगे। जो अब निकालने जा रहे हैं हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बेटा, 3/2 एंड -2। Q फाइनल हो गया। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4 0 से 2 आ जाएगा एंड -1 एंड -4 -5/2 आ जाएगा।
तो ये हमने R पॉइंट भी कैलकुलेट कर दिया। S पॉइंट 7 4 11, 11/2 एंड 3 - 1 2/2 दैट इज़ 1। हमने P3R S के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए। एक बार चेक कर लो कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 7 3 10, 10 का हाफ 5, 3/2 ठीक है। यहाँ से 0 3 3/2 -4 0 का हाफ -2 करेक्ट है। ये 4 का हाफ 2 हो गया एंड -1 -5 -5/2 ओके। 4 7 11/2, 3 - 1 2/2 1 ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, P3R S के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब सीधा एक का तो निकाल के दिखाएंगे, फिर हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। ये चलो लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ P3, स्लोप ऑफ P3। P3 का स्लोप कितना आएगा, -2 माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 एंड माइनस का 5, माइनस का 4 एंड माइनस का 3 इट इज़ कमिंग -7 एंड 10 और ये हो जाएगा माइनस का ही 7 ये आ जाएगा दैट इज़ 1। देखो बेटा 2 2 जा 4, 4 - 3 ये भी माइनस ये भी माइनस, -7 और ये 10 नेगेटिव का 3 पॉजिटिव का -7 और वो 2 2 कैंसिल हो गया। स्लोप ऑफ P3। P3 के तुरंत बाद आप किसका स्लोप निकालिए, SR का। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अब हम लिखते हैं स्लोप ऑफ SR। SR का स्लोप क्या हो जाएगा, -5/2 -1, -5/2 -1 2 -11/2, माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस का 7 अपॉन में भी माइनस का 7 ये 1। भाई ये तो बात हमारी बन गई, ये दोनों स्लोप तो बराबर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो पक्का दोनों पैरेलल लाइंस हो ही गई हैं। अब अभी दो और साइड्स बची हुई हैं। अगर दोनों ही अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तभी हम कह सकते हैं ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अब हमारा टारगेट है किसका स्लोप कैलकुलेट करना, PS का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ PS का स्लोप क्या रहेगा, PS का स्लोप है 1 - 3/2, 1 माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाई 11/2 -5, 11/2 -5 ऊपर आ जाएगा माइनस का 1 और नीचे आ जाएगा अपना प्लस का 1, 10 ये प्लस का 1 तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। अब हम क्या करें, किसका कैलकुलेट करें स्लोप, स्लोप ऑफ PS के बाद QR का निकालेंगे। स्लोप ऑफ QR क्या रहेगा, QR का स्लोप रहेगा -1 + 2, -1 + 2 डिवाइडेड बाई 4 - 3/2, 4 माइनस का 3/2। ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है, -1 एंड +2 4 - 3/2 ये तो बराबर नहीं आ रहा है, अभी चेक करके देख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, 8 में से 3 जाएगा तो ये 5 2/5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2/5, तो ये भी 2/5 ही आना चाहिए था। हमें निकालना था अपना PS। पहले तो देखते हैं, ये S पॉइंट ठीक निकाला था, 4 7 11 11/2 करेक्ट है, -1 एंड 3 2 2 का हाफ 1 बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है। P तो पहले सही आया हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली ठीक ही होगा। R में देख लेते हैं, 4 से हमने कैलकुलेट किया, 4 0 का हाफ 2 ठीक है, -1 और ये 5/2 भी ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेट्स ही गलत ले गए हैं, ओहो ये कोऑर्डिनेट कन्फ्यूज़न में पड़ गए हैं। एक्चुअली में हमने D के लगा दिए इसलिए गलत हो गया, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक अगर हो जाएगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। अब D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे कुछ थे यहाँ पर, उनको छोड़ो जो भी होंगे। हमें क्या करना था, R³ का स्लोप निकालना था, QR का निकालना था। तो माइनस का 5/2
एंड बेसिकली +2 हो जाएगा, माइनस का 5/2 एंड +2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 3/2। बेटा ये आएगा माइनस का 1 और ये 1, अब आ गया -1। वो दूसरा पॉइंट ले जाओगे तो कैसे मिलेगा बराबर, तो ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो क्या है, इसके पैरेलल है। तो अब केवल आपको आंसर लिखना है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपने क्या किया है, मिड पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद आपने पी क्यू का स्लोप निकाला, एस आर का स्लोप निकाला, दोनों के स्लोप्स बराबर आ रहे हैं। इसके बाद आपने पी एस का स्लोप निकाला, क्यू आर का स्लोप निकाला, ये भी बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर दो लाइन का स्लोप बराबर होता है तो पक्का क्या होती है, पैरेलल ही होती हैं। तो फिर जब अपोजिट साइड्स पैरेलल आ जाएंगी तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो केवल अब आपको आंसर लिखना है, तो फिगर की नीड नहीं रही है हमने फिगर हटा दिया। तो अब यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यूब, स्लोप ऑफ पी क्यूब दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस आर। इसका सीधा सीधा मतलब है पी क्यूब पैरेलल टू एस आर। एक कंक्लूजन हो गया। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ पी एस दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। इसका सीधा सीधा मीनिंग आ गया है पी एस पैरेलल टू क्यू आर। जब अपोजिट पेयर पैरेलल है तो आपका ये क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमने 11th के अकॉर्डिंग कर लिया है। छोटा था 11th के अकॉर्डिंग, 10th के हिसाब से बड़ा हो जाता। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। नाउ वी आर ऑन सेकंड क्वेश्चन। इससे थोड़ा सा इन प्रॉब्लम देने का हमारा एक ही पर्पज़ है कि स्लोप की कॉन्सेप्ट आपकी और पक्की हो जाए। अगर स्लोप के बारे में ही कुछ डाउट रह गया ना तो फिर आगे स्ट्रेट लाइन को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने। तो स्लोप को हम बिल्कुल फाइनल करना चाहते हैं कि बच्चे को कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एक्स सो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू इज़ 135 डिग्री। कोई एक लाइन है हमारी, दो पॉइंट से पास हो रही है। ये कोई लाइन है, ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस के साथ है। तो थोड़ा सा फिगर ऐसा बनाओ जो कम से कम नज़र तो आए सामने वाले को कि ठीक है, वो एक्यूट एंगल बनता है। ये एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री बना रही ऑब्ट्यूज एंगल। और ये हमारा पॉइंट है x, -3 और ये b पॉइंट जो दिया है इसने 2, 5 x की वैल्यू जानना चाहता है। अगर ये लाइन सेगमेंट हमारा इसके साथ x एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रहा है तो सीधा सीधा है स्लोप निकालो दो कैटेगरी से, काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो आप स्लोप ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 135। ये तो डेफिनेशन है भाई, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल लेंगे हम। स्लोप ऑफ ए बी क्या है, स्लोप ऑफ ए बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर b में से 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 - x। 5 + 3 2 - x। इसकी वैल्यू तो आती होगी, -1 नहीं आती है तो समझ लो भाई tan ऑफ 180 - 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, माइनस का tan ऑफ 45 और ये -1 वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से लिखा है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते चलो, -2 एंड प्लस का x। अब यहाँ से इसे सॉल्व भी कर डालिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर ए बी एक्स एक्सिस से 135 डिग्री एंगल बनाएगा तो x की वैल्यू पक्का 10 आएगा। ठीक है, अगर 10 डाल के देख लेते हैं, 10 डालेंगे तो 8/-8 -1 बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने अपना सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। नाउ वी आर ऑन थर्ड। बस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं। स्लोप से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हमारे 100% कंफर्म हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन में हम एंजॉय करेंगे। कहीं पर स्लोप जहाँ भी आएगा हम इमीडिएटली उसको कैच कर लेंगे कि कहना क्या चाहता है।
और जब तक यही चीज़ नहीं ठीक होगी तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे। A 2 minus 3, B is 3 5 are two vertices of a rectangle ABCD. Find the slope of BC and CD. मतलब एक रेक्टेंगल इन्होंने दे रखा है हमें, रेक्टेंगल का नाम दिया है ABCD। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A के कोऑर्डिनेट्स 2, -3, B के कोऑर्डिनेट्स 3, 5। जानना क्या चाहते हैं? स्लोप ऑफ BC। एक तो इस लाइन का स्लोप चाहिए इनको, और चाहते हैं स्लोप ऑफ CD, और एक इस लाइन का स्लोप चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। BC मुझे पता है परपेंडिकुलर टू AB है, अगर AB का स्लोप पता होगा तो BC का स्लोप निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या लिखिए आप? BC परपेंडिकुलर टू AB, these implies that slope of BC multiplied by slope of AB, this is -1। स्लोप ऑफ BC का तो निकालना ही है मुझे स्लोप बेसिकली, तो इसको तो हम स्लोप ऑफ BC ही रखेंगे। m1 इंटू, फार्मूला याद होगा आपको, m1 इंटू m2, दिस इज -1 इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। स्लोप ऑफ BC एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB का 5 + 3 डिवाइडेड बाई 3 - 2, इट इज़ -1। तो यहाँ से आप लिख देंगे स्लोप ऑफ BC और ये आ जाएगा 8, दिस इज़ -1। इस 8 को आप हटा दीजिए अब, तो ये स्लोप ऑफ BC आपका निकल के आ जाएगा -1/8। फर्स्ट आंसर तो आपने कैलकुलेट कर दिया। CD आपको पता ही है, ये लाइन तो सीधा सीधा इसके पैरेलल है, ये तो परपेंडिकुलर भी थी। अब आपको लिखना है CD पैरेलल टू BA, CD पैरेलल टू BA, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BA। और अभी एक का तो निकाला ही आपने, स्लोप कितना निकाला था? ये आया था 8, तो यहाँ से सीधा डाल दीजिए, BA की जगह पे 8 डाल देंगे, स्लोप ऑफ CD दिस इज इक्वल टू 8। ख़त्म हो गया। तो यहाँ इन्होंने हमसे ये पूछने की कोशिश की है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन है, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन है, जो हमने बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लिया है। आई थिंक दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो थर्ड के बाद अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस ये है कि ये स्लोप की कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल पक्की करा के जाएंगे। हम स्लोप की कॉन्सेप्ट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ये हम बिल्कुल समझ जाते हैं सही से। तो कोशिश करेंगे आप अपने तरीके से टैकल करें, जब नहीं हो तो आप देखें हमारा सॉल्यूशन। फाइंड x सच दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट कोलिनियर हैं और हमसे वैल्यू पूछी है x की। अब अगर यही 10th के हिसाब से किया जाए तो आपके पास दो तरीके थे 10th में। एक तो एरिया वाला मेथड था, आप ABC का क्या करो, एरिया निकालो भाई, 0 होगा अगर कोलिनियर हैं। डिस्टेंस से थोड़ा टफ लगेगा, डिस्टेंस फार्मूले से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ उन दोनों से ईजी रहेगा मेथड। ये x - 1 है, ये 2, 1 है और ये हमारा 4, 5 है। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो जो AB बनाएगी x एक्सिस से एंगल, वही AC बनाएगी भाई, चाहे छोटी लाइन हो या बड़ी लाइन हो। x एक्सिस से इंक्लिनेशन तो सेम ही होगा, और अगर x एक्सिस से इंक्लिनेशन सेम है तो दोनों का टेंजेंट क्या होगा, बराबर होगा, वो स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, इफ़ A, B एंड C आर कोलिनियर, अगर ये पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, दीज इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ AB इट मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन 2 - x, 1 + 1 2 - x, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। AC का स्लोप 5 - 1, अब थोड़ा सा टफ हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा सॉल्व। 5 - 1 तो ये कितना आएगा, 6 नहीं लिखो डायरेक्टली अभी, 5 + 1 और दूसरा हो जाएगा 4 - का x। अगर हम
ए बी और बी सी का स्लोप दिखाते तो ज़्यादा जल्दी हो जाता, लेकिन हम जो लिख गए वो लिख गए, अब उसको हटाएंगे नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2/2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 6/4 माइनस एक्स बाई 2 से ये कट कर दो तो 3 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आएगा 4 माइनस एक्स, बेसिकली यहाँ 1 बचा है, एंड दिस इज इक्वल टू 6 माइनस का 3x। तो इधर हो जाएगा 2x और इधर कितना हो जाएगा आपका 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आनी चाहिए, चेक करके देखते हैं। x की वैल्यू 1 आएगी तो ये स्लोप 2 आएगा, और x की वैल्यू 1 आएगी तो ये भी स्लोप 2 आएगा। कैलकुलेशन ठीक है, हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखा है, छोटा टुकड़ा ए बी ले लीजिए, बड़ा टुकड़ा ए सी ले लीजिए, दोनों का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ बराबर ही होगा, इसका मतलब उनके स्लोप्स बराबर होंगे। स्लोप बराबर दिखा के फिनिश कर दिया है। नाउ we are on question number 5. Find the angle between x-axis and the line passing through 3 minus 1 and 4 minus 2. एक्स एक्सिस और एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, इनके बीच में हमें एंगल निकाल के देना है। अब ये हम किस तरीके से निकाल के देंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, हम दोनों ही मेथड आपको डिफ़ाइन करना चाहेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले लाइन हमारी 2 पॉइंट से पास हो रही है। सपोज़ हमने अपना ए पॉइंट लेट कर लिया है 3, -1 एंड बी पॉइंट लेट कर लिया है 4, -2। स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करते हैं हम। स्लोप ऑफ ए बी, इसको सपोज हमने m1 मान भी लिया है, तो माइनस का 2 + 1 अपॉन में 4 - 3 एंड दैट इज़ कमिंग -1। स्लोप ऑफ ए बी आ गया -1। 2 मेथड से हम आपको प्रॉब्लम करा के देंगे फर्स्ट। इसके बाद हम क्या करें, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस लिखें भैया। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस आपको पता है 0 होता है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन एक्स, एंगल ही निकाल के देना है बेसिकली, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दीज 2 लाइंस। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी कोई लाइन है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है हमने मान लिया, सपोज ये अल्फ़ा एंगल है। ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपनी लाइन है ए बी या बी, ये जैसे भी, ए बी इधर दे दो, ए दे दो या बी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे। तो आपको पता है tan ऑफ अल्फ़ा कितना होता है, tan ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 इंटू m2। तो यहाँ रखा हमने tan ऑफ अल्फ़ा, m1 की वैल्यू तो पता है -1 - 0 अपॉन 1 प्लस पूरा 0 कर देगा तो ये 1 आ जाएगा। 1 किसकी वैल्यू होती है, tan ऑफ 45 की। सो यू कैन से अल्फ़ा इज इक्वल टू 45। तो इसके बीच जो एक्यूट एंगल है, ये अल्फ़ा निकल के एंगल जो है एक्यूट वाला हमें मिला है, ये तो फिगर से 145 होगा। तो आप लिख देंगे एंगल बिटवीन, रिक्वायर्ड एंगल इज़ 45 और 180 - 45 दैट इज़ 135। ये तो हो गया एक तरीके से प्रॉब्लम हमारा। एक्यूट वाला एंगल हमारा 45 होगा और ऑब्ट्यूज वाला 135 होगा। अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरी कैटेगरी से कैसे सॉल्व करेंगे? स्लोप ऑफ ए बी तो हमें कैलकुलेट करना ही है, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस फंस गया, इसलिए हम जल्दी कर लेंगे। अगर ये एक्स एक्सिस जगह पर कोई दूसरी लाइन ही देता तो फिर हम जल्दी नहीं कर पाते, फिर तो जो हमने अभी किया था वही करते। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ये निकल गया और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम क्या जानते हैं, इसका मान लिया हमने एक्स के साथ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है। ये अपनी लाइन ए बी दे दी हमने और ये एक्स एक्सिस दे दिया, तो डेफिनेशन तो यही है tan थीटा इज इक्वल टू -1। और ये आपको पता है किसकी वैल्यू होती है, 135 की होगी। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज 135 डिग्री
और भाई 135 कम कर दो 180 से, दो एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं 45 डिग्री, काम ख़त्म हो गया। तो चाहे आप ऐसे कर दो फटाफट जल्दी से, या tan थीटा यूज tan अल्फ़ा यूज़ करते हुए कर दीजिए, जो भी अच्छा लगे उससे करिए, आंसर एक ही आएगा। यहाँ जल्दी इसलिए हो गई है क्योंकि एक एक्स एक्सिस दे रखा था। अगर ये एक्स एक्सिस के प्लेस पर दो लाइंस के बीच में एंगल पूछता तो फिर तो हमें वही लगाना पड़ता, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। दूसरा एक्स एक्सिस था तो हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना और भी लगा लिया, और यही एक बच्चे की पहचान होगी कि बच्चा एक प्रॉब्लम को एक से ज़्यादा तरीके से अगर सॉल्व करता है तो बहुत अच्छा है। अब प्रॉब्लम है हमारी लास्ट, जो स्लोप पर बेस्ड रखी है हमने। इफ़ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ डबल द स्लोप ऑफ अदर लाइन, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है। इफ़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज़ 1/3, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसका टेंजेंट मतलब 10 1/3 के बराबर है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन के स्लोप्स क्या हैं। ये कोई दो लाइन है, एक्यूट एंगल ही है, ये हमने एक्यूट एंगल ले लिया। एक लाइन ये m1 है, सपोज इसका स्लोप अगर हमने m माना है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, वो ऑब्वियसली 2m हो जाएगा। स्लोप ऑफ वन लाइन इज़ डबल ऑफ द अनदर, और इनके बीच में एंगल दे रखा है इन्होंने, उसका 10 दे रखा है। तो अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan ऑफ अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू 1/3। tan ऑफ अल्फ़ा होगा क्या, बेसिकली m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, इट इज़ 1/3। m1 m2 की वैल्यू डाल दीजिए आप, m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू 2m है, एक का स्लोप m है तो सेकंड का 2m है। 1 प्लस m इंटू 2m दिस इज इक्वल टू 1/3। और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/3। आप चाहो तो इस माइनस को बाहर निकाल के प्लस कर लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मैथ में, जैसे मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो सकती है। तो एक रूल होता है, अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a है तो x की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस a होती है। तो यहाँ से हमें मॉड हटाना है, तो मॉड हटाएंगे तो एक साइड में हमें प्लस माइनस का साइन डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, नहीं हटाया, माइनस हटा दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं हटाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 2m स्क्वायर इट इज़ प्लस माइनस 1/3। यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज़ 1/3, और दूसरी इक्वेशन होगी आपकी माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ये कैंसिल कर देते हैं हम। दोनों ही इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब तो सॉल्व करके हम देखते हैं कितना आंसर आता है। लीनियर इक्वेशन तो नहीं, क्वाड्रेटिक बनेगी, इसका मतलब यहाँ पर आंसर काफ़ी ज़्यादा आएंगे, बड़ा काम करना होगा आपको। माइनस का 3m दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। 0 इज इक्वल टू पहली वाली सॉल्व कर रहे हैं हम, 2m प्लस m प्लस 1 एक पेयर, दूसरा पेयर थोड़ा कम लिखना चाहते हैं हम, 2m प्लस 1 आ जाएगा और m प्लस 1 आ जाएगा। सो यू विल हैव m इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड माइनस 1। ये आ गई m की वैल्यू। दूसरी इक्वेशन में नेगेटिव नेगेटिव ख़त्म ही कर दिया था आपने। 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। सीधा ही लिख देते हैं हम, m की वैल्यू हाफ आ जाएगी और 1 आ जाएगी। तो आई थिंक यहाँ तक बेटा कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक लाइन का स्लोप m ले लिया, दूसरे का स्लोप हमने 2m ले लिया, और उसके बाद इनके बीच का टेंजेंट, एंगल का टेंजेंट निकाला, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3। फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, छोटी मोटी कैलकुलेशन है। उसके बाद m की दो वैल्यूज़ आई हैं पहली इक्वेशन से, यहाँ से दो वैल्यू, जब हमने इसको टैकल किया तो दो वैल्यू, और इसको टैकल किया तो यहाँ से भी दो वैल्यू, कुल मिला के 4 वैल्यू आ गई हैं।
तो एक लाइन का स्लोप तो पता लग गया 4 होंगे, एक के 4 आंसर्स होंगे तो दूसरी लाइन के भी 4 ही आंसर होंगे, क्योंकि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का क्या है, डबल है। तो अब आप लिखेंगे, यहाँ से डालिए m इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है, हमने -हाफ भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश की है, हाफ भी हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ से 2m की वैल्यू -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। देयरफॉर स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइंस हैं उनके स्लोप्स क्या होंगे, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस बी -1, -2 और -हाफ, -1 और हाफ, 1 और 1, 2, ये चारों ही आंसर पॉसिबल हैं। स्लोप या तो -1 -2 होगा, या -1 1 -1 होगा, हाफ एंड 1 होगा, 1 एंड 2 होगा। तो इस तरीके से हमने स्लोप्स के बारे में अब सब कुछ ठीक से पढ़ लिया है। अब हम स्ट्रेट लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर कुछ केस आज हम करने में कामयाब हो जाते हैं स्ट्रेट लाइन की कॉन्सेप्ट समझने में, तो फिर अगली क्लास में काफ़ी इजी रहेगा। अगले लेक्चर में आपको बहुत जल्दी से हम स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस चालू करा देंगे। स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए बेसिकली कितनी इन्फॉर्मेशंस चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तभी हम स्ट्रेट लाइन निकाल पाएंगे। 5-6 पॉइंट है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, समझने हैं। ये 11th का ही मैटर नहीं है, 12th में भी बहुत काम आएंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ मिस कर जाते हैं तो 12th में हमें बहुत समस्या आएगी। अगर यहाँ हमने कुछ भी पॉइंट मिस कर दिया तो 12th में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर हम पढ़ेंगे 12th में, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा। और भी 2-1 जगह पर इसकी यूटिलिटी है, तो हमें बड़े अच्छे से ही समझनी है। हम अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को पढ़ने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, हम एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आप अपने क्लास 10th पे जाइए, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। इवन 11th में आप 10th में आप ये भी पढ़ के आए हैं, c इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड c = 0। c 0 नहीं है देन इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से नहीं पास होती है, और इसमें ये पासिंग थ्रू ओरिजिन से ही पास होती है। इतनी चीज़ तो आप क्लास 10th में ही पढ़ के आए हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ax + by + c = 0 है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको कितनी इंफॉर्मेशंस नीडेड हैं। तो एक बच्चा सिंपल तरीके से बोलेगा, वी नीड हेयर 3 इन्फॉर्मेशन। वाई वी नीड हेयर 3 इन्फॉर्मेशन, ये बच्चे की कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं, और वी कैन से 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मीन्स अ कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन आवर कंसिडरेशन। तो यहाँ पर 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, एक a है, एक b है, एक c है। तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालने के लिए 3 इक्वेशंस चाहिए। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें 3 इन्फॉर्मेशंस की नीड होती है, बट नहीं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें केवल 2 इन्फॉर्मेशंस की नीड होती है, 3 की इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर 2 इन्फॉर्मेशन की नीड है तो हम कैसे निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखिए, अगर c 0 के बराबर नहीं है, हम अगर ये पहला केस लेते हैं, c इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमने ले लिया c 0 के बराबर नहीं है, तो हमारी लाइन ax + by + c = 0। पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड कर दो भाई, b/c × y + c/c = 0। a/c एक कांस्टेंट होगा,
दो कांस्टेंट का डिवीजन एक कांस्टेंट होता है, b ओवर सी भी एक कांस्टेंट होगा, बी वाई प्लस 1, दिस इज 0। नाउ हाउ मेनी पैरामीटर्स यू आर हैविंग, कितने अननोन्स हैं तुम्हारे पास? दो अननोन है बेटा, एक a और एक b। इसका मतलब सीधा सीधा है ओनली टू इंफॉर्मेशंस आर नीडेड, ओनली टू इंफॉर्मेशंस आर नीडेड। हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो इन्फॉर्मेशन की ही नीड है जब ये ओरिजिन से नहीं पास हो रही है उस सिचुएशन में। नंबर 2, अगर मान लो c 0 के बराबर है तो अपनी लाइन आ जाएगी ax प्लस बी वाई, दिस इज 0। अब आप कहेंगे इसमें तो फिर सर एक ही इन्फॉर्मेशन की नीड है भैया, क्योंकि हम a से डिवाइड कर दें या b से डिवाइड कर दें तो एक ही आएगा। पहली चीज़ तो ये है, हमें यहाँ पता नहीं है कि a 0 है कि नहीं, b 0 है या नहीं है। मतलब मुझे यही नहीं पता है कि a और b दोनों नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं या इनमें से कोई एक ज़ीरो है। दोनों तो ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, फिर तो मतलब 0 इज इक्वल टू 0, ये तो हमेशा ट्रू होने वाली बात हो जाती है। अगर दोनों ज़ीरो नहीं हैं तो फिर तो आप डिवाइड कर सकते हैं भाई। आप मान लो a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो डिवाइड करके एक ही अननोन बनाएंगे। और एक आपको पहले से ही पता है कि c इज इक्वल टू 0 और लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मान लीजिए यहाँ पर a इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो फिर आपके पास एक ही पैरामीटर तो बनेगा a अपॉन बी एक्स प्लस का y, दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ये बन जाएगा ax प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको अभी भी दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहले तो एक ये पता होनी चाहिए कि लाइन इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब एक 0 0 पॉइंट इस पर लाई कर रहा है। और दूसरी एक इन्फॉर्मेशन और देगी, तो एक ये चाहिए मुझे, एक ये चाहिए, तो टू इन्फॉर्मेशन ही नीडेड है हमें। अब ये तो हमने यहाँ पर a और b दोनों को 0, जैसे मैंने b से डिवाइड किया आप a से डिवाइड कर सकते थे, तो आप ये लिख देते a अपॉन ए एक्स प्लस b अपॉन ए वाई, दिस इज़ 0। इसको आप b डालते तो x प्लस बी वाई, दिस इज़ 0। एक ये b चाहिए थी, एक ये c चाहिए थी। अब इसमें से कहीं एक 0 हो जाता है तो एक अननोन और एक c चाहिए। ठीक है, अगर मान लो a 0 हो जाता है और b 0 हो जाता है, तो एक 0 a 0 हो जाएगा, तो b निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक c हमें पता होना चाहिए 0 है, तो दो इन्फॉर्मेशन हो गई। b 0 हो जाता है तो a निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक हमें पता है ओरिजिन से पास हो रही है, तब भी हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कुल मिला के लाइन चाहे ओरिजिन से पास हो रही हो या ना हो रही हो, we need always two informations. If we want equation of a line, then we need two information. चाहे लाइन ओरिजिन से पास हो या ना हो, doesn't matter that. ये आपको ज़्यादा इजी लगा होगा, यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर c 0 है, इसका मतलब पहली बात इसने यही दे रखी है कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो 0 0 लाइज ऑन लाइन, पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद एक अननोन की नीड पड़ती है। अगर एक और भी 0 कर देता है, a 0 है साथ में c 0 है, तो एक तो ये निकालना ही पड़ेगा और एक आपको पहले से चाहे पता है कि ओरिजिन से पास हो रही है। तो हमें कुल मिला के दो इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। अब स्ट्रेट लाइन को निकालने के लिए जितने भी हम केस सीखेंगे उन सभी में दो इन्फॉर्मेशन को ही हम यूज़ करेंगे। अगर आपने हमारे लीनियर इन इक्वेशन के लेक्चर सारे देखे होंगे तो उसमें भी थोड़ा सा हमने जब लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ किया, ग्राफ बनाया था, तो थोड़ा बच्चे को समझाने की कोशिश की थी कि अगर c 0 आ जाता है तो लाइन ओरिजिन से पास होगी, c 0 नहीं आता है तो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। ठीक है, और लाइन अगर x के पैरेलल है, y के पैरेलल है, तो क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये चीज़ हमने वहाँ भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस की थी। आज दोबारा से हम फिर रिवाइज कराते हैं आपको। तो क्या क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लिखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या होता है, डू यू नो?
ए स्पेशल कैरेक्टर अबाउट दैट। जैसे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिख रहे हैं हम, तो व्हाट इज़ द स्पेशल कैरेक्टर अबाउट द एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन लिख रहे हैं तो उस लाइन के लिए स्पेशल कैरेक्टर क्या है, वो मीनिंग है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो हमेशा y इज इक्वल टू 0 होता है। बेटा क्यों होता है 0? एक्स एक्सिस है, चाहे पॉइंट यहाँ लाई करे या यहाँ लाई करे या यहाँ कहीं भी लाई करे, x तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज बाई 0। अगर बच्चे को निकालना पड़ जाए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, भाई बाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? बाई एक्सिस है पॉइंट कहीं भी लाई करे, भाई बाई तो होगा कुछ ना कुछ, लेकिन एक्स की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस होता है एक्स इज इक्वल टू 0। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, एक्स एक्सिस पर हम वाई इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं एंड बाई एक्सिस पर एक्स इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, बट देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली हम राइट हैं। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, हाइट नहीं होगी पॉइंट के लिए, एंड वाई एक्सिस पर पॉइंट लेफ़्ट राइट में नहीं जा सकता है, पूरा पूरा वाई पर है। अगर लेफ़्ट राइट में मूवमेंट नहीं है तो एक्स होगा ही नहीं। तो ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपने सीखा। इनका बहुत ज़्यादा काम रहेगा हमें आगे, हम इनको सीख करके चलेंगे। अब इसके बाद पर्टिकुलर केस है लाइन का। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो क्या रहेगा, हम ढूंढेंगे स्पेशल कैरेक्टर, भाई क्या है क्या नहीं है। अब आता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, भाई ये है एक्स एक्सिस, ये रही अपनी वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये हो सकती है लाइन, इधर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन मान ली मैंने। अगर ये रिक्वायर्ड लाइन है, अगर इस पॉइंट की यहाँ से ये डिस्टेंस निकालें, इस पॉइंट की ये डिस्टेंस निकालें, इस पॉइंट की, बेटा ये सारी डिस्टेंसेस बराबर ही तो आएंगी। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। ये बाई एक्सिस है, इधर लेंगे तब भी वही सिचुएशन आएगी। ये डिस्टेंस फिक्स्ड होगी कुछ ना कुछ, और ये डिस्टेंस कहलाती क्या है, एक्सिस के लेफ्ट राइट में जाने से एक्स कोऑर्डिनेट आता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब की बार हम वाई एक्सिस के पैरेलल निकालना चाहेंगे लाइन को, तो कैसे निकालेंगे भाई? एक्स के पैरेलल तो हमने निकाल दिया है इक्वेशन ऑफ लाइन, अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल है अगर लाइन तो क्या इक्वेशन होगी, देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है भाई, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब इस पर हमने ये पॉइंट लिया या ये पॉइंट लिया या ये पॉइंट लिया या ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, बराबर ही तो आएंगी भाई इसका। और ये कोऑर्डिनेट है कौन सा, हाइट है। हाइट का मतलब क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट है। तो इसके लिए हमेशा क्या आएगा, बाई इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, बाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये तो हमने एक्स के पैरेलल ही बना दी थी। पहले लाइन हमने बना दी थी, ये क्या बना दिया मैंने, ये तो वो सेम पहले वाले केस में ही गलती कर गए थे हम, सॉरी भाई। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्वेश्चन तो मैंने ठीक करने की कोशिश की थी, बट थोड़ा सा हम क्या हो गए थे, डाइवर्ट हो गए थे, पता नहीं क्या सोचने लगे थे।
ये ठीक है, चलो करेक्ट कर लेते हैं हम। पहले वाला आप डिलीट कर देना पोर्शन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप समझ में, क्योंकि ये पॉइंट है ना, तो इसका ये कोऑर्डिनेट जो है एक्स तो कुछ होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स्ड ही तो रहेगा, सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट। यहाँ जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा बराबर रहेगा। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले हमने फिगर कुछ बना दिया, कुछ लिख दिया। आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या सोच रहा था। हमारी सपोज ये लाइन है, अब ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये केस ठीक है बेटा, पहले वाले को करेक्ट कर लेना आप। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगी? बाई के पैरेलल है तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस आपके बराबर आएंगे। एक में ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है यहाँ पर, और यहाँ ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। अगर ये डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, तो ये लेफ़्ट राइट वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? एक्स होता है ना। तो इसके लिए आता है एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, एंड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये होता है वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमने पर्टिकुलर केस निकाले हैं स्ट्रेट लाइन के। अब बड़े अच्छे केसेस होंगे आगे, तो वो हम सोचते हैं कि न्यू क्लास में ही आपके साथ न्यू लेक्चर में ही डिस्कस किए जाएं। बहुत सारी फॉर्म्स हैं वो हम देखेंगे। तो आज स्लोप वाली बात आप कंप्लीट कीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ ज़ीरो। लाइन निकालने के लिए हमें टू इन्फॉर्मेशंस की नीड होती है। अगर एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है तो इक्वेशन क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इक्वेशन क्या होगा? इतना आप समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन के बाकी फॉर्म्स बता करके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थैंक यू बेटा।